हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में आज हम लोग हीट का एक जबरदस्त टॉपिक है गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेटेंट हीट को स्टार्ट करते हैं। लेटेंट हीट क्या है, कहां से इसकी आरंभ हुई? तो ये सबसे पहले जो गुप्त उष्मा लेटेंट हीट है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1750 में, एग्जैक्ट 1750 तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 1750 के लगभग 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, इसके करीब में जोसेफ ब्लैक नाम के एक वैज्ञानिक ने किया। और यह इसको आप कहीं कहीं गुप्त उष्मा को इंथैल्पी के नाम से भी जानेंगे और कहीं कहीं पर इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो इंथैल्पी और ट्रांसफॉर्मेशन, यह भी अब जो फिजिक्स है इसमें लेटेंट हीट अर्थात गुप्त उष्मा को कहा जाता है। और 1750 में जोसेफ ब्लैक ने इस वर्ड का उच्चारण किया। तो चलिए अब समझते हैं कि गुप्त उष्मा क्या है। तो गुप्त उष्मा देखिए, कोई भी जो भौतिक या फिजिक्स में जो भी अवस्थाएं होती है, भौतिक में सारी वस्तुओं की 3 अवस्थाओं को माना गया है। वह है ठोस, द्रव और गैस। तो किसी का किसी अवस्था में जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मान लीजिए गैस से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, या ठोस से गैस होता है। तो इस तरह जो चेंजिंग होता है, यह जो फेज चेंजिंग है फिजिक्स में, तो यह जो फेज चेंजिंग होगा, इसके लिए अर्थात कि एक जैसे मान लीजिए कि हम बर्फ की बात करें, बर्फ कन्वर्ट होकर के लिक्विड बनेगा। मान लीजिए बर्फ चेंज होके कन्वर्ट होके लिक्विड बनेगा। तो यह जो बर्फ का मतलब एकांक द्रव्यमान जो लिक्विड बनेगा, तो यह इसके लिए जो आवश्यक उष्मा की प्रथम जो आवश्यक उष्मा की आवश्यकता होगी, वह उसकी गुप्त उष्मा कहलाती है। या आप डिफिनेशन समझे तो इस तरह कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है या जिस उष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं, है ना। निश्चित ताप पर, अब देखिए यह जो डिफिनेशन का पहला सेंटेंस है, निश्चित ताप अर्थात क्या, टेम्परेचर जो है वह कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज होगी तो फिर यह डिफिनेशन वैलिड नहीं होगा और उसको गुप्त उष्मा आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या कहा गया? निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक उष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुप्त उष्मा। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बर्फ है, यह आइस है और हम इसको लिक्विड बनाएंगे, ठीक है ना। यह लिक्विड के फॉर्म में इसको लाएंगे। तो यह जो सबसे पहले जो आइस का कण होगा, यह जिस टेम्परेचर पर, या आप जिस टेम्परेचर पर यह पिघल करके आइस होना शुरू होगा, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? उसी टेम्परेचर को कहेंगे गुप्त उष्मा, है ना। अब गुप्त उष्मा अब हर चीज के लिए अलग अलग होगा। अगर आप मान लीजिए आइस से लिक्विड में हो रहा है तो यह इसकी अलग उष्मा होगी। और मान लीजिए कहीं है कि लिक्विड के फॉर्म में है ऑलरेडी और इसको हम गैस के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यह लिक्विड से जो गैस में होगी तो इसमें गुप्त उष्मा अलग होगी। जहां तहां बात की जाती है कि आइस से अगर यदि आप लिक्विड में आ रहे हैं तो जो गुप्त उष्मा होती है, इसके बनिस्पत आप लिक्विड से जो वेपर में होता है उसकी गुप्त उष्मा अधिक होती है। अभी हम इसको विस्तृत से पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम यह समझ लिए कि गुप्त उष्मा क्या है। तो निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है, वह उष्मा क्या कहलाती है? वह कहलाती है गुप्त उष्मा अर्थात लेटेंट हीट। अब देखिए, गुप्त उष्मा को 2 भाग में बांटा गया है। एक है गलन की गुप्त उष्मा, एक है वाष्पन की गुप्त उष्मा। अगर गलन की गुप्त उष्मा की बात की जाए तो यह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इसमें क्या होगा? इसमें जो पदार्थ के सॉलिड फॉर्म है ना, वह कन्वर्ट उसका जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और जो वाष्पन की गुप्त उष्मा है, वाष्पन की गुप्त उष्मा में जो लिक्विड स्टेट में जो भी पदार्थ लिक्विड है, उसका वाष्प होकर के वह वेपर में अर्थात गैस में कन्वर्ट होगा। तो यह दोनों के लिए जो है भौतिकी में स्पेशल कर दिया गया। लेकिन है दोनों पार्ट तो गुप्त उष्मा का ही, क्योंकि गुप्त उष्मा क्या है? निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता है, वह है गुप्त उष्मा। तो अब निश्चित ताप पर मान लीजिए वह ठोस से लिक्विड भी हो सकता है और लिक्विड से गैस भी हो सकता है। अगर ठोस से वह लिक्विड में जाएगा तो वह किस में चेंजिंग होगा? वह गलन की गुप्त उष्मा है अर्थात लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और अगर यदि वह मान लीजिए लिक्विड से वेपर में जा रहा है तो वह क्या कहलाती है? वह वाष्पन की गुप्त उष्मा है अर्थात लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो यह दोनों ही आप 1 नंबर और 2 नंबर जो है, यह गलन की गुप्त उष्मा और वाष्पन की गुप्त उष्मा दोनों क्या हो गई? दोनों लेटेंट हीट अर्थात गुप्त उष्मा का ही पार्ट हो गया। तो ये अब मान लीजिए अवस्था परिवर्तन अलग अलग होता है, वो अलग चीज है, लेकिन पार्ट तो गुप्त उष्मा का है, काम तो उसमें गुप्त उष्मा का ही हो रहा है। अगर बर्फ पिघल करके लिक्विड बन रहा है तो वहां काम किसकी हो रही है? वह तो गुप्त उष्मा के ही कारण हो रहा है। तो गुप्त उष्मा का दोनों भाग हो गया। और अब मान लीजिए इसके संदर्भ में बात करें वाष्पन से, तो वाष्पन में लिक्विड में है और वह किसमें? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वहां भी क्या हो गई?
मूल काम तो गुप्त उष्मा का ही है। तो अब इस दोनों को समझ लिए कि गलन की गुप्त उष्मा क्या है। तो गलन की गुप्त उष्मा क्या है, इसमें भी डिफिनेशन वही होगा, एक निश्चित ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान का द्रव में परिवर्तन, है ना। एक निश्चित ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है वह क्या कहलाती है, वह गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। ठोस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है गलन की गुप्त उष्मा। अब इसी संदर्भ में आप वाष्पन की गुप्त उष्मा को भी डिफाइन कर सकते हैं। यह क्या हो जाएगा, तो निश्चित ताप पर किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को, है ना, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है, वह वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। अब देखिए तीनों ही डिफिनेशन में, गुप्त उष्मा में, गलन की गुप्त उष्मा में और वाष्पन की गुप्त उष्मा में क्या कह रहा है, अवस्था परिवर्तन में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वह गुप्त उष्मा है। तो सब में तो अलग अलग हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है अवस्था का परिवर्तन ही, और वह किसके कारण हो रहा है, तो उष्मा के कारण हो रहा है। इसलिए जितने भी स्टेट जो चेंजिंग है, फेज चेंजिंग है, वह किस पर डिपेंड कर रहा है, गुप्त उष्मा पर। तो वाष्पन की गुप्त उष्मा हो गई। अब देखिए अगर यह बर्फ के संदर्भ में बात की जाए तो बर्फ की गुप्त उष्मा का मान कितना होता है, तो बर्फ आ जाएगा गलन की गुप्त उष्मा के अंतर्गत, और इसका यह कितना होता है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम, है ना। बर्फ का जो होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, यह बर्फ की गुप्त उष्मा है। बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब है कि 80 कैलोरी अगर बर्फ है तो 1 ग्राम अगर बर्फ है तो 1 ग्राम बर्फ का जो चेंज लिक्विड में होगा तो वह कितने से होगा, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम से। अर्थात 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए गुप्त उष्मा, तो 80 कैलोरी चाहिए। 80 कैलोरी पर ग्राम का अर्थ हुआ कि 1 ग्राम अगर 1 ग्राम अगर आइस है और उसका चेंजिंग जो है लिक्विड में होना है तो उसके लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, 80 कैलोरी की, है ना। तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम यह हो गई बर्फ की गुप्त उष्मा या बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब यह तो हो गया गलन की बात। अब वाष्पन की बात कर लें तो वाष्पन की जो गुप्त उष्मा होती है यह जल की 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कहने का मतलब है कि अगर 1 ग्राम जल है ना, इसको अगर वेपोराइज करना है तो उसके लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, तो 540 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी। अब देखिए आप डिफिनेशन से ही समझ रहे हैं कि एकांक द्रव्यमान का निश्चित ताप पर, यह देख रहे हैं गलन की गुप्त उष्मा, निश्चित ताप पर किसी ठोस के एकांक द्रव्यमान का, है ना, एकांक द्रव्यमान का को द्रव में बदलने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस तौर पर यहां भी आप देखें वाष्पन की गुप्त उष्मा में कि निश्चित ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है। तो अगर 1 ग्राम जल है और उसको हम वाष्प में चेंज करेंगे तो 540 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी। अब एकांक द्रव्यमान को चेंज किया गया, एकांक द्रव्यमान द्रव को, है ना, किसमें चेंज किया गया, वेपर में, तो उसके लिए कितनी हो गई उसकी ऊर्जा, उसकी वाष्पन की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी। अर्थात 1 ग्राम जल के लिए कितनी गुप्त उष्मा होनी चाहिए, तो 540 कैलोरी। तो इसको मिला करके क्या लिखते हैं कि जल की वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी है, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम। या फिर बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा कितनी है, तो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो बर्फ का याद रखना 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और पानी का कितना होता है, तो जल का 540 कैलोरी प्रति ग्राम। यह दोनों ही याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Q बराबर ml, यह Q बराबर उष्मा है, यह जो Q जो उष्मा है, हीट है, यह निकालने के लिए मास और गुप्त उष्मा दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मास और गुप्त उष्मा का मल्टीप्लाई हमको क्या देती है, हीट देती है, अर्थात ऊर्जा देती है या उष्मा देती है। तो उष्मा बराबर Q बराबर ml, जहां L क्या है, गुप्त उष्मा है, और Q उष्मा है, और M क्या है, द्रव्यमान है। तो लेटेंट हीट, किसी पदार्थ के लेटेंट हीट और उसके द्रव्यमान का गुणनफल जो है क्या होती है, तो उसकी टोटल ऊर्जा होती है, या फिर आप उसको उष्मा कह सकते हैं या टोटल हीट कह सकते हैं। तो यह क्या होगी, Q बराबर ml, Q बराबर ml, यह याद रखना है। कभी कभी छोटा फॉर्मूला जो है आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, तो वहां पर आप इसको निकालेंगे, सीखेंगे कि m क्या होगा, यहाँ पर मास होगा, और l क्या होगा, कहीं कहीं l को, ये कैपिटल L जो है, यह सिंबल आपको यहाँ लेना होगा गुप्त उष्मा के रूप में, और यह क्या देगी, तो यह उष्मा निकाल देंगे कि कितना उष्मा या कितना जूल जो है निकलेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए SI यूनिट, गुप्त उष्मा का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति किलोग्राम। SI यूनिट क्या होता है, जूल प्रति ग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि SI यूनिट
गुप्त उष्मा लेटेंट हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो यह होती है जूल प्रति किलोग्राम। अगला बार भी एग्जाम में पूछा गया है, एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट क्या है? गुप्त उष्मा की एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों? इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अधिक उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों? अगर उबलते जल में हाथ चला गया तो हाथ जलन महसूस होती है, लेकिन अगर आप रोटी बना रहे हैं और उसके गैस से अगर हाथ में पड़ जाए तो वह क्या होती है? ज्यादा कष्टदायक होती है, बहुत ज्यादा कष्टप्रद होती है। ऐसा क्यों है? तो यहां पर कमाल है लेटेंट हीट का, गुप्त उष्मा का। देखिए, किसी भी पदार्थ का जो चेंज होता है एक से दूसरे फॉर्म में, यह जो चेंज होने की प्रक्रिया है वह डिपेंड करती है गुप्त उष्मा पर। अब जिसकी गुप्त उष्मा जितनी ज्यादा होगी वह उतना तीक्ष्ण होगा और वह उतना ही ज्यादा आदमी के लिए कष्टप्रद होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए गर्म पानी हाथ में पड़ता है तो वह गर्म पानी नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर रोटी से या कहीं कोई गैस से या कुकर की सीटी का कोई अगर आपको उष्मा पड़ जाए तो वह ज्यादा हानिकारक होती है। इसके पीछे कारण किसका है? गुप्त उष्मा का। क्योंकि देखिए, यह जो उबलते जल का जो गुप्त उष्मा है वह भाप की अपेक्षा वह कम एनर्जी देता है, लेकिन भाप से उसमें जो लेटेंट हीट ज्यादा है और इसलिए वह क्या होती है? ज्यादा कष्टप्रद होती है, आदमी को ज्यादा तकलीफ दे होती है। तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि भाप की जो गुप्त उष्मा है वह जल से कई गुना ज्यादा होती है और इसलिए वह ज्यादा कष्टप्रद होती है। तो इस सवाल का आंसर यही समझ लीजिए, गुप्त उष्मा इसका ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा कष्टप्रद होगा, और जिसकी गुप्त उष्मा कम होगी वह उतना ही ज्यादा, उससे कम तकलीफ देगी आदमी को, वह कम हार्मफुल होगा। तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा उबलते जल से ज्यादा होती है, इसलिए वह तीक्ष्ण होता है, हानिकारक होता है, कष्टप्रद होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक या सोडा मिला दिया जाए। कुछ नमक या सोडा मिलाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर क्या होता है? -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। अब देखिए, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब आइसक्रीम वगैरह इसी से संबंधित है, इसलिए हमने इसको भी ले लिया। जब आइसक्रीम या कुल्फी वगैरह बनाया जाता है तो आप देखते हैं कि उसका टेस्ट हल्का नमकीन लगता है। इसका रीजन है कि उसमें नमक को मिला दिया जाता है, और नमक मिलाने से क्या होती है? उसकी गलनांक घट जाती है, अर्थात गलने की दर घट जाती है। गलने की दर कब घटेगी? जब टेम्परेचर घटेगी। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगी? गलन की दर बढ़ जाएगी, अर्थात वह जो गल रहा था वह ज्यादा जल्दी गलेगा। और अगर कोई पदार्थ कम गल रहा है, इसका मतलब है या तो टेम्परेचर या तो प्रेशर उसका कम किया गया है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को घटा दें तो कोई बर्फ जो 1 घंटा में गल रहा था वह अब 2 घंटा में भी गलेगा। तो इस बात को समझिए। और इसमें क्या मिला दिया? अशुद्धि, नमक मिला दिया या सोडा मिला दिया। तो किसी भी बर्फ में नमक या सोडा मिलाने से क्या होती है? उसकी गलनांक घट जाती है। गलनांक घटने का मूल कारण है कि उसका टेम्परेचर घट जाता है, और वह कितना हो जाता है? तो -22 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। यही कहा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक या सोडा मिलाने पर बर्फ का गलनांक जो है वह 0 से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिम मिश्रण किसको कहते हैं? तो इसी को कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। अर्थात फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? तो जब किसी कुल्फी में या आइसक्रीम में नमक या सोडा मिला करके उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है, उसके गलनांक को कम किया जाता है, तो यह इवेंट क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हिम मिश्रण, है ना। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? हिम मिश्रण, अर्थात इसको बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। इसका एग्जांपल आइसक्रीम है और कुल्फी आदि को बनाने में भी किया जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा लेटेंट हीट क्या है। ठीक है मित्र, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।